हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम। स्टडी वगैरह एकदम शानदार चल रही है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अभी तक के जो वीडियो लेक्चर्स हमारे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उनमें मैंने चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे कैसे किसी बॉडी को कर सकते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं अब तक पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कूलॉम्स लॉ। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है सर कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स ने जो लॉ दिया था, ये दिया था सर दो चार्जेस के बीच के फोर्स के लिए। ठीक है सर, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पेन कॉपी निकालिए और आराम से शिद्दत के साथ बैठ जाए, ध्यान रोककर और काम आवाज पर। क्लियर? देखिए सर, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया कि न्यूमेरिकल वैल्यू बताए, फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू बताए। ठीक है, कि उसने बोला कि अगर आपको दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मैं एक लॉ दे रहा हूं, मैं एक मेथड बता रहा हूं, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें। ठीक है, क्या बोला कूलॉम ने? कूलॉम ने बोला सर इफ two charges Q1 and Q2 are placed at a distance r, then the force between them देखिए सर क्या बोला कूलॉम ने बोला कि कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 हो जिनके बीच की डिस्टेंस r हो, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स फर्स्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to the product of their magnitude it means जो F होगा दोनों के बीच में वो प्रोपोर्शनल होगा। सर फर्स्ट थिंग तो क्या बोली उसने कि Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेकंड थिंग क्या बोली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them, इसका मतलब F will be inversely proportional to 1/r²। ठीक है, will always be clear। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट तो उसने बोला कि F जो है वो हमेशा ही प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और वही सेम फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। सर जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो देखिए जरा, आफ्टर कंबाइनिंग the equations 1 and 2 क्या मिलता है सर? F प्रोपोर्शनल मिलता है Q1 Q2 ओवर r²। देखिए सर क्या बोल रहा था, F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के, अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं दोनों को एक साथ ऐसे भी लिख सकता हूं, पक्की बात है बच्चों। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। तो फाइनल फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स फोर्स बनता है K Q1 Q2 अपॉन में r²। K Q1 Q2 अपॉन में r²। बात समझ में आ गई है सर? पक्की बात है ना। तो बच्चों K इक्वल्स टू होता है कूलॉम्स कांस्टेंट। K होता है कूलॉम्स कांस्टेंट। K को क्या बोला जाता है? कूलॉम्स कांस्टेंट। क्लियर हो गई सर बात? अब कूलॉम्स कांस्टेंट बच्चों, ये जो K है, ये K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
होती है सर 4 पाई एप्सिलॉन, क्या होती है सर 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक और नया कांस्टेंट आ गया सर, यहाँ पे एक और नया कांस्टेंट आ गया सर, क्या एप्सिलॉन। ध्यान दें इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन करें तो इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना, इसको बोलते हैं सर एप्सिलॉन, ठीक है एप्सिलॉन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया इसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात समझ में आ रही है क्या? तो k इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये k की वैल्यू है, लेकिन k की वैल्यू भी डायरेक्टली एक और वेरिएबल पे डिपेंड करती है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर होगी सर बात? अभी बात करेंगे कि ये परमिटिविटी नाम का शब्द जो आया, ये वर्ड जो आया, ये क्या है क्या नहीं है। क्लियर होगी सर बात पक्की? तो यहाँ तक जो भी चीजें हमने अभी तक बोल पढ़ी हैं, क्या वो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर है सर? बोलो 100% क्लियर है। चलिए तो सर वीडियो को पॉज करना है और चीजों को नोट करना है। अरे हाँ जी सर, हो गया मिटाए पक्का? चलिए बच्चों हमने ये तो समझा कि कूलम्ब्स लॉ जो था वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए था। कूलम्ब्स लॉ जो था वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए था, ठीक है। और इसमें हमने समझा कि K इक्वल्स टू एक कूलम्ब्स कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर होगी सर बात? क्लियर बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा, मान लो दो चार्ज है मेरे पास Q1, एक चार्ज है मेरे पास Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है स्मॉल r, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है तो फोर्स होता है सर K Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ तक की बात हम कर चुके, ठीक है ना। यहाँ पर K को हमने कूलम्ब्स कांस्टेंट बोला है, K अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को बोला है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्लियर हो गया सर बात पक्का? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों K और एप्सिलॉन की, ठीक है क्या क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चों कूलम्ब्स कांस्टेंट। हमारा टॉपिक छोटा सा क्या है K एंड एप्सिलॉन, ठीक है। देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम था, ऑफ मीडियम, इसका मतलब मीडियम चेंज होने के साथ साथ एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। भाई इस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इतनी है, इस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इतनी है। टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बेसिकली क्या होती है, प्रैक्टिकली क्या है ना। ये वर्ड एक्चुअली में हमने सुना होता है, हमको आदत पड़ जाती है इसकी, हम इसको ऐसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं कि अच्छा ठीक है एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी है। अब ये तो हमें पता ही नहीं कि परमिटिविटी होती क्या है ना, सारी चीजें बताएंगे, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करती है, तो मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाएगी, है ना। बच्चों वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है सर जहां कुछ नहीं होता वहां वैक्यूम। कुछ नहीं का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नहीं, एयर भी नहीं होनी चाहिए, कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम, एकदम खाली जीरो। बात क्लियर हो गई ना? तो उसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं केसेस की बात कर रहा हूं फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम। वैक्यूम की बात करेंगे सर तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की बात करें, एप्सिलॉन जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए क्या बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब जीरो है ना, इसके सफिक्स में लगा दिया, और जीरो लगाने का मतलब है सर एप्सिलॉन इसकी जीरो वाले मीडियम की, जहां कुछ नहीं है, जहां सब जीरो है। बात क्लियर हो गई ना, वो वाली चीज है। तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी सर 8.85 into 10 raised to the power minus 12, 8.85 into 10 raised to the power minus 12। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो यूनिट बताओगे इसकी, यूनिट बताओगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या ध्यान दो सर ये न्यूटन है,
के की जगह आप रखोगे 1/4 एप्सिलॉन को इधर ले जाओ, फोर्स को इधर ले आओ, एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या बनेगा q1 q2 अपॉन में f into r स्क्वायर, 4 पाई तो कांस्टेंट उसको छोड़ो, q1 q2 मतलब कूलम तो कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। ये यूनिट क्या बनेगी कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। के को k नॉट बोलते हैं, कहाँ वैक्यूम में, ठीक है। तो वैक्यूम में मैं k को क्या बोल रहा हूँ k नॉट, k की नॉट की वैल्यू होती है सर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसकी यूनिट एप्सिलॉन की अपोजिट होती है, 1/4 में एप्सिलॉन की यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। तो वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम जो कि एक तरह का मीडियम है जहां पर कोई सा मीडियम नहीं है, जब कोई कुछ नहीं है, कुछ एक किसी भी पार्टिकल की बात करें, किसी भी मतलब एयर भी नहीं है, वहां पर वैक्यूम और उस मीडियम के लिए एप्सिलॉन और के की वैल्यूज जिनको मैं एप्सिलॉन नॉट और के नॉट से डिनोट करूंगा स्पेशली, ठीक है। मतलब एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ मिलेगा तो मैं समझूंगा कि वैक्यूम की एप्सिलॉन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है सर, ये दोनों वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट क्या होती है 1.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड k नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बात क्लियर हो गई क्या, पक्की बात है। चलिए बच्चों आगे चलें। बच्चों किसी मीडियम के लिए बात करते हैं इन सभी चीजों की, तो किसी मीडियम के लिए बात करते हैं तो फॉर एनी मीडियम किसी मीडियम के लिए बात करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फिक्स नहीं है, मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम लिखेंगे एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और कूलम्ब्स कांस्टेंट को क्या लिखेंगे सर, कूलम्ब्स कांस्टेंट को क्या लिखेंगे सर, कूलम्ब्स कांस्टेंट को लिखेंगे कैपिटल के, क्या लिखेंगे कैपिटल के। बात समझ में आई क्या, है ना। मतलब सिंपली के लिखना है, सिंपली एप्सिलॉन लिखना है तो वो मीडियम की बात हो जाएगी। अगर मैं उन्हीं चीजों के नीचे सफिक्स में 0 लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा, जिसको मैं नॉट बोलता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट और के नॉट, है ना, ये बात हो जाएगी किसकी वैक्यूम की। बात समझ में आ रही है। तो के और एप्सिलॉन की बात समझ में आ गई क्या, बोलो बोलो सर बोलो पक्का। अब परमिटिविटी को समझे आप, परमिटिविटी क्या है देखिए, वर्बली समझने की कोशिश करना। परमिटिविटी है ना, चलो डबल एक वर्ड तो है इसमें परमिट, और ये विटी बाद में बात करेंगे। पहले इसको देखो बच्चों, परमिट आपने अगर कहीं पर देखा हो तो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर थे ना हमारे इंडिया में, उन पर लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, लिखा होता है ना ऑल इंडिया परमिट, लिखा होता है ना, है ना। इसका मतलब क्या है ऑल इंडिया परमिट का, क्या मतलब है, मतलब ये जो ड्रग है ना ये पूरे इंडिया में परमिटेड है, इसको किसी भी स्टेट में जाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑल इंडिया परमिट वाला ड्रग है। यही मतलब है ना कि पूरे इंडिया में परमिट करने के लिए एकदम फ्री है, आराम से घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। ऑल इंडिया परमिट का मतलब यही होता है ना। तो बच्चों परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। परमिट का मतलब हुआ सर घूमने के लिए फ्री करना, घूमने के लिए एक तरह से एग्री हो जाना, ठीक है, कि कोई चीज कितनी अच्छे तरीके से घूम सकती है, ठीक है। तो परमिटिविटी का मतलब हुआ सर कैपेबिलिटी टू अलाउ द चार्ज, कैपेबिलिटी टू अलाउ टू मूव द चार्ज। देखिए परमिटिविटी का मतलब इनडायरेक्टली क्या निकल के क्या है सर, क्या निकल के क्या है सर, कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ the charge to move, चार्ज को चलने के लिए अलाउ करने की कैपेबिलिटी क्या है किसी मीडियम की, उस चीज को मैं बोलता हूं परमिटिविटी। मतलब किस मीडियम में चार्ज कितनी आसानी से चल सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं परमिटिविटी। बात समझ में आ रही है क्या, उस चीज को हम क्या बोलते हैं परमिटिविटी। मान लो कोई भी मीडियम है, इस मीडियम में चार्ज आसानी से चल पा रहा है तो इसकी परमिटिविटी ज्यादा है, इसकी परमिटिविटी ज्यादा है। समझ में आ रही है क्या, है ना। और कोई मीडियम है जिसमें चार्ज चल ही नहीं पा रहा, मूव ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता, तो उसकी परमिटिविटी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। परमिटिविटी का बेसिक मतलब क्या है सर, कि कोई मीडियम चार्ज को मूव करने के लिए कितना अलाउ करता है, उस चीज को उस मीडियम की परमिटिविटी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई सर, पक्की बात है। आई होप कि आपको परमिटिविटी वर्ड समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। बच्चों मेटल्स की बात
सेम चीज के बारे में, ये तो किसी मीडियम के लिए बात होगी। मेटल्स की बात करें तो बच्चों मेटल्स के लिए परमिटिविटी क्या होगी? यार आपने सुना होगा मेटल्स तो कंडक्टर होती है, कंडक्टर जो मतलब चार्ज चल सकता है, आराम से फ्लो कर सकता है, और जब बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है इसका मतलब वहां की परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, तभी तो चार्ज आराम से फ्लो कर रहा है। परमिटिविटी मतलब कैपेबिलिटी किस चीज की? तो अलाउ टू मूव द चार्ज, चार्ज को मूव होने के लिए अलाउ करने की परमिटिविटी। बात समझ में आ रही है ना? तो बच्चों मेटल्स की परमिटिविटी बहुत हाई होती है, मेटल्स की परमिटिविटी नियर टू इक्वल टू इनफाइनाइट बहुत ज्यादा होती है ना, और उनके लिए अगर मैं कूलम्ब्स कांस्टेंट की बात करूंगा तो जी बात समझ में आ रही है। तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन नियर टू इक्वल टू इनफाइनाइट होता है और के 0। बात के लिए बोलेंगे परमिटिविटी वर्ड समझ में आ गया क्या क्या है क्या नहीं है? पक्की बात है बोलो? अच्छा ठीक है, तो सर वीडियो को पॉज करें और जल्दी से छोटी सी चीजें नोट करें। हाँ जी सर, मिटाएं पक्का? चलिए मिटा रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारे इस टॉपिक में जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी है। रिलेटिव वर्ड का मतलब भी क्या होता है? किसी के रेस्पेक्ट में। हाँ अब बच्चों सुनो, रिलेटिव वर्ड जो है वो रिलेशन से बना है, समझने की बात होगी बस। अब रिलेशन तो किसी के साथ होता है ना, तो दूसरा इंसान तो चाहिए है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा जी है, ये है ना, तो ये रिलेशन तो एक सामने वाले इंसान के साथ होता है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इससे रिलेटिव वर्ड बना है, तो रिलेटिव वर्ड तभी काम में आएगा जब दो चीजें मेरे पास है। रिलेटिव वर्ड तब ही काम में आएगा जब दो चीजें मेरे पास होगी मिनिमम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बच्चों देखिए परमिटिविटी तो एक मीडियम की होती है ना, लेकिन बच्चों यहाँ पर बात परमिटिविटी की नहीं, यहाँ पर बात रिलेटिव परमिटिविटी की होती है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का बेसिक मतलब क्या हुआ कि किसी के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना है, किसी के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब बच्चों किसी के रेस्पेक्ट में जब बात आती है ना तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स कौन सा? वैक्यूम। फिक्स कौन सा करता है? वैक्यूम। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं बच्चों कि वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना है, उस चीज को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन करते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखना बच्चा लोग, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम electric permittivity of medium to that of vacuum is called relative permittivity of medium. Relative permittivity of medium. ठीक है बच्चों, दूसरी चीज इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर, आर लगा दिया सफिक्स में, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है ना। और डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों? एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू किसका रेशियो? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। यार एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट तो आप अच्छे से जान चुके होंगे ना। एप्सिलॉन क्या होता है? मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वैक्यूम की परमिटिविटी है ना। तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया? मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में वैक्यूम की परमिटिविटी। बात समझ में आ रही है? सर ये क्वांटिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है। पहली चीज दिस वन, दिस एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस
एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये क्वांटिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। या एप्सिलॉन, परमिटिविटी को परमिटिविटी से डिवाइड करूंगा तो सारी यूनिट कैंसिल हो जाएगी ना, कोई यूनिट बचेगी नहीं ना, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। बात समझ में आई है? एक चीज और बच्चों को ध्यान रखनी है, क्या इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। रिपीट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और कई बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट किया गया है। कई बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। अगर बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एप्सिलॉन आर की बात कर रहा है, कैपिटल के मतलब एप्सिलॉन आर की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज से कूलम्ब्स लॉ में काम आ रही है तो वहां पर वो कूलम्ब्स कांस्टेंट है। एंड कूलम्ब्स कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्लियर हो गई सब बात? पक्की बात है ना बच्चों? इसको एक और डेफिनेशन मिल जाती है, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है। ठीक है, क्या करेंगे सर? देखिए जरा, यार मान लो दो चार्जेस हैं। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are at r distance, then force between them first in any medium। सर किसी मीडियम में फोर्स क्या होगा? मीडियम की बात करेंगे तो सर F, मीडियम में मैं सिंपल लिख रहा हूं F, क्या हो जाएगा सर? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों K की वैल्यू मीडियम में क्या होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया सर मीडियम का फोर्स। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मीडियम में है तो फोर्स कितना लग रहा होगा दोनों के बीच। क्लियर बच्चों? यहाँ पे बात करें, जब किसी सिस्टम को उठा करके मैं वैक्यूम में रख दूंगा तो सेम फोर्स लगेगा या चेंज, है ना, इन वैक्यूम। तो ये तो पहला केस हो गया, इन मीडियम के लिए फोर्स लगेगा। और इन वैक्यूम होगा तो क्या फोर्स लगेगा सर? इस बार वैक्यूम के लिए फोर्स को मैं लिख रहा हूँ F नॉट इक्वल्स टू K की जगह आ जाएगा K नॉट, और बाकी की कहानी सेम इक्वल Q2 अपॉन में। बात समझ में आ रही है ना? मीडियम बदल गया ना यार, वैक्यूम हो गया, वैक्यूम में फोर्स को F नॉट लिख दिया मैंने। क्लियर? अच्छा, तो बच्चों जब मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा F नॉट को, तो K नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या? है ना? नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है सर F नॉट अपॉन में F। अब आपको फाइंड आउट करना है सर F नॉट अपॉन में F। ठीक है, इक्वल्स टू F नॉट ऊपर रखो, ये वाली चीज है ऊपर, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर को डिवाइड करो किससे? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है सर, ये वाली टर्म Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो गई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गई, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी सर? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन। क्या बन जाएगी सर? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो क्या एप्सिलॉन R होती है क्या? हाँ या होती तो है। देखो इधर एप्सिलॉन R क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और वही चीज क्या बन रही है सर? F नॉट अपॉन में F। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सर एप्सिलॉन R इक्वल्स टू F नॉट अपॉन में F भी होता है? बोलो, पक्की बात है क्या? या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि F इक्वल्स टू F नॉट अपॉन में एप्सिलॉन R, है ना, लिखा जा सकता है। बोलो, पक्की बात है? 100% श्योर? बच्चों यहां से डेफिनेशन और बनती है, यहां से डेफिनेशन और बनती है क्या कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होती है वो क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are at r distance in vacuum divided by force between the same charges which are at same distance in any medium। यार फोर्स बिटवीन वैक्यूम, यार क्या बोल रहा हूं मैं आपसे ये बोल रहा हूं सर
एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम, है ना, डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन मीडियम। बात समझ में आ रही? F नॉट मतलब वैक्यूम की बात हो रही है, F मतलब मीडियम की बात हो रही है। तो आप बोल सकते हो ना रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are placed at r distance in vacuum and in medium. Ratio of forces between Q1 and Q2 which are at r distance in vacuum and in medium is called relative permittivity of vacuum. बात समझ में आई क्या? डेफिनेशन लिखने के लिए वापस से ऑडियो को सुन ले जो अभी अभी मैंने बोली डेफिनेशन। क्लियर? पक्की बात है? चलिए सर, तो ये सारी चीज समझ गई। एक छोटा सा कांसेप्ट पढ़ा है मैंने, छोटा सा टॉपिक पढ़ा है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं और इसी का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन है सर। एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि एफ नॉट और एफ के रेशियो को भी रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। बात क्लियर है सर? पक्की बात है? बच्चों कई बार आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में फोर्स एफ नॉट है। ठीक है, अब यदि उसे ऐसे मीडियम पे रखा जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 2 हो, तो अब उस मीडियम में फोर्स कितना होगा? तो सर आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, कि वैक्यूम में फोर्स दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, दोनों का रेशियो ले लो, फोर्स मिल जाएगा इन एनी मीडियम। बात समझ में आ गई सर? पक्की बात है? चलिए सर, तो बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है वीडियो को पॉज करें और सारी चीजों को नोट करें सर। हरिया हाँ जी सर, नोट कर लिया क्या? पक्का? चलिए बेटा आप ये चीजें रफ कर लो। देखिए बच्चों, कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने सीखा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा हुआ है वो K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि कूलॉम्स लॉ क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हम नोट नहीं करते हैं, पर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या पहले तो इतना समझे, इसको चीज को हम नोट डाल करके नोट करेंगे सर। ठीक है, मान लो दो चार्जेस हैं मेरे पास Q1 और Q2। ठीक है, दो केस ले रहा हूँ, एक केस है मेरे पास एक और वापस Q1 और Q2। ठीक है, देखिए यहां पर तो सर Q1 और Q2 दोनों ही सेम नेचर के हैं। सेम नेचर बोलने का मतलब सर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर Q1 और Q2 दोनों अपोजिट नेचर के हैं। यहां पर Q1 और Q2 दोनों सर अपोजिट नेचर के। क्लियर? मतलब यहां पर अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। क्लियर? बच्चों ध्यान क्या रखना है, यहां पर भी दोनों के बीच के डिस्टेंस में स्मॉल r ही लेकर के चल रहा हूं और यहां पर भी मैं दोनों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल r ही लेकर के चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, और सेम नेचर में चलो पहले फोर्स कैलकुलेट कर लें। अगर मैं दोनों के लिए कूलॉम्स लॉ की बात करूं फॉर बोथ इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो तो सर सेम होगा कि Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या होगा सर? K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। यही होगा दोनों के लिए जो फोर्स होगा। भाई यहाँ पर बात करें तो Q1 Q2 अपॉन में r डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर बात करें तो Q1 Q2 डिस्टेंस आ रही है, और फॉर्मूला तो यही है। तो बच्चों ये चीज ध्यान दें, ये फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ में जो लॉ दिया है वो लॉ केवल और केवल किस चीज को बताता है? मैग्नीट्यूड। किस चीज को बताता है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं बताता, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं बताता। डायरेक्शन
फोर्स नहीं बताता, ये चीज इस फॉर्मूले में नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये कितना फोर्स लग रहा है उस चीज को बताता है, सब वैल्यू बताता है मुझे कि ये फोर्स कितना है, हाउ मच इट इज, क्लियर। लेकिन ये किस तरफ है, ये डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन कहां से मिलेगी सर, डायरेक्शन मिलेगी मुझे नेचर ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए सर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be found from nature of charges, from nature of charges। कहां से मिलेगी सर, नेचर ऑफ चार्जेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जब सेम नेचर होगा, सेम नेचर होगा तो रिपेल करेंगे, यहां पर तो क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं सर, सेम नेचर सेम चार्जेस में सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं ना, और यहां पर क्या होना चाहिए सर, यहां पर होना चाहिए अट्रैक्शन। क्यों, अपोजिट नेचर और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पढ़ लिया है ना। तो बच्चों यहां पर रिपल्सन होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, ये फोर्स है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चों। यहां पर देखिए अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पास बुलाएंगे, दोनों ही एक दूसरे को पास बुलाएंगे। बात समझ में आई है बच्चों। यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस मान लेता हूं मैं, इफ Q1 into Q2 is greater than to 0, if Q1 into Q2 is greater than to 0, बच्चों सेम नेचर के हैं, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। बच्चों दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव कब आता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो बच्चों Q1 Q2 इज ग्रेटर देन टू 0, इसका मतलब क्या मतलब है कि दोनों की नेचर सेम है, इसका मतलब चार्जेस की नेचर सेम है। और जब सेम नेचर होगा तो बच्चों फोर्स कैसा होगा, तो सेम नेचर होगा तो फोर्स कैसा होगा, force will be repulsive, force will be repulsive। बात समझ में, तो फोर्स दूर भगाने का होगा, दूर भगाने का होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चों। सेकंड पॉइंट, इफ Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट लेस देन टू 0 है, इसका मतलब सर नेगेटिव है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है सर, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। बात समझ में आई। इसका मतलब ये चीज तभी पॉसिबल है जब नेचर अपोजिट हो। और नेचर अपोजिट है इसका मतलब, नेचर अपोजिट है इसका मतलब फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा, मतलब फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। बात समझ में आ गई है, बोलो पक्की बात है बच्चों। ध्यान, और एक और बात पे ध्यान दें, इस फॉर्मूले में जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब वैल्यू बताता है फोर्स की, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप Q1 एंड Q2 की केवल वैल्यू लिखोगे, है ना। कहना क्या चाह रहा हूं, साइन जो है प्लस या माइनस शुड नॉट बी देयर। बात समझ में आई, मतलब इस फॉर्मूले को जब आप यूज में लोगे तो केवल Q1 और Q2 की, मतलब अगर ये प्लस 5 गुना है, ये माइनस 10 गुना है, तो आप 5 और 10 लिखोगे इस फॉर्मूले में, प्लस और माइनस 10 नहीं लिखोगे। बात समझ में आई, मतलब आप इस फॉर्मूले को लगाते टाइम साइन इंक्लूड नहीं करोगे, केवल Q1 और Q2 की वैल्यू लिखोगे। क्लियर होगी बात बच्चों। जब आप इस ये जो दो केसेस मैंने लिखे, इन केसेस से आप नेचर ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, कि फोर्स कैसा होगा। वैसे तो आपको प्रैक्टिस से सारी चीजें पता चल जाएंगी, दोनों सेम है तो रिपल्सिव और अपोजिट है तो अट्रैक्टिव, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर आप ये दोनों चीजें यूज में ले रहे हो साफ करने के लिए, तो यहाँ पर आपको साइन की वैल्यू डालनी पड़ेगी, साइन शुड बी देयर,
ठीक है। तो एक्चुअली बात करूं बच्चों, एक्चुअली बात करूं तो जो साइन है ना प्लस और माइनस है ना, एक्चुअल बात करें, एक्चुअली ये जो साइन है, साइन प्लस और माइनस आर ओनली फॉर कैलकुलेट और डिटरमाइन, ओनली फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस का काम केवल इतना सही है, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन को डिटरमाइन करवाते हैं। इसके अलावा पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे फिजिक्स में, पूरे फोर्स में मुझे प्लस और माइनस का कोई लेना देना नहीं है। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे इससे मतलब नहीं है, कितना फोर्स लगेगा ये निकालने के लिए मुझे प्लस और माइनस की जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है सर, प्लस और माइनस चाहिए कब, जब मुझे नेचर ऑफ फोर्स निकालनी है, मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है ना, पक्का 100%। चलिए सर, तो जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। हाँ जी सर, हो गया पक्का। चलिए तो सर आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज हमने बस कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है। आप इतना सा समझ लो कि आज का जो टॉपिक था मेरा कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट था, है ना। आज हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, उस लॉ को समझा है, उस लॉ में वैल्यूज कैसे कैसे एंटर होगी, कैसे कैसे वैल्यूज आएंगी, कहां से आएंगी, अगर कोई वैल्यू रखनी है तो वो कैसे रख सकते हैं, कौन सी वैल्यू कहां से मिलेगी, ये सारी चीजें पढ़ा। ठीक है, उसमें जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई है, पक्की बात है। चलिए आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ का यूज कहां कहां होता है, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनते हैं। क्लियर हो गया सर बात। तो कल हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की न्यूमेरिकल्स की। क्लियर सर। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।